बी है अ कार्डियोलॉजिस्ट, सी है एन ऑक्यूलिस्ट और डी है एन आर्किटेक्ट। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है ना, ऑक्यूलिस्ट। ऑक्यूल मीन्स आई होता है तो उससे बन गया ऑक्यूलिस्ट, है ना। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। देखिए मैं इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट लेकर के आई हूँ। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है और बहुत मेहनत के साथ तैयार किया है मैंने, तो फ्रूटफुल कर दीजिएगा। पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व करके कमेंट करके भी बताइएगा कि आपके कितने आंसर्स सही हुए हैं। पूरे 80 क्वेश्चंस हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। शुरू करते हैं। मैं एक चीज और बता दूं, देखिए जिस बुक से मैं इसे करा रही हूँ ये बहुत ऑथेंटिक बुक मानी जाती है, लेकिन इसमें बहुत सारे आंसर्स, कम से कम 10 से 11 आंसर्स रॉन्ग थे। तो सारे मैंने कई बार गूगल करके, जो मुझे पता था वो भी और दूसरे भी, तब मैं इसको लेकर के आई हूँ। बहुत मेहनत लगी है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए द गुड बुक, ये पैसेज है, इसमें से आपको आंसर्स देने हैं। द गुड बुक ऑफ द आर, देन आई डू नॉट स्पीक ऑफ द बैड वंस, इज सिंपली द यूजफुल or pleasant talk of some person whom you cannot otherwise converse with, printed for you, very useful, often telling you what you need to know, very pleasant, often as a sensible friend's present talk would be. These bright accounts of travels, good humored and witty discussions of question, lively or pathetic storytelling in the form of novel, form fact telling by the real agents concerned in the events of passing history. All these books of the are multiplying among us as education becomes more general, are a peculiar characteristic and position of the present age. We ought to be entirely thankful for them and entirely ashamed of ourselves if we make no good use of them, but we make the worst possible use if we allow them to usurp the place of true books. For strictly speaking, they are not books at all, but merely letters or newspapers in good print. अब इसके हम आंसर देखते हैं, ठीक है। पहले भी मैंने बताया था, हम डायरेक्ट, अगर हमारी प्रैक्टिस है पैसेज पे, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जाएंगे जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज द गुड बुक ऑफ द आर वेरी यूजफुल। ऑप्शन ए है बिकॉज इट गिव्स द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय यू, बी है because it is in printed form, C है because it gives you pleasure, and D है because it is in the form of conversation। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा, because it gives the information required by you। ये सारा अच्छी बुक्स के बारे में है कि वो अच्छी बुक्स किस तरह से हमें क्या देती हैं, ज्ञान देती हैं और प्लेजेंट करती हैं हमको, सारा उसी के बारे में। हम उसको अगर यूज नहीं कर पाए तो ये हमारा बैड लक है, इस तरह से इसमें दिया हुआ है। तो इसका आंसर ये होगा बिकॉज इट गिव्स द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। ये देखा कीजिए कि यहाँ पे ट्रू लिखा है या नॉट ट्रू लिखा है। इसमें बहुत गलती करते हैं स्टूडेंट्स, हमसे भी होती थी लेकिन अब नहीं होती हैं। ये देखिए नोट ट्रू मतलब सब सही है, बस एक इसमें रॉन्ग होगा। ये फर्स्ट ऑप्शन है, द बुक्स ऑफ द आर मल्टीप्लाइंग। बी है, दे आर पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रेजेंट एज। सी है, दे आर ट्रू स्क्रिप्चर्स ऑफ देयर राइटर्स। एंड डी है, वी मस्ट बी थैंकफुल फॉर देम। तो देखिए सब आंसर सही लग रहे हैं, इसमें रॉन्ग कौन सा लग रहा है, दे आर ट्रू स्क्रिप्चर्स ऑफ देयर राइटर्स। जिन्होंने लिखी हैं, जरूरी नहीं कि बुक जो है ट्रू स्क्रिप्चर्स हों उन राइटर्स के, तो ये वाला इसमें रॉन्ग आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, हाउ डज द राइटर डिफाइन द गुड बुक ऑफ द आर। अपने समय की गुड बुक को किसने, राइटर ने कैसे डिफाइन किया है। द गुड बुक ऑफ द आर इज इंफॉर्मेटिव इन नेचर। बी है, it is the useful or pleasant talk of someone in print। C है, the good book of the hour is mere communication। D है, the good book of the hour has no permanent value।
तो इसमें देखिए क्या सही है, इट इज द यूजफुल और प्लेजेंट टॉक ऑफ समवन इन प्रिंट। देखिए जिस प्रश्न की जरूरी लगेगी मुझे कि व्याख्या करनी है उसकी मैं व्याख्या करती चलूंगी, अदरवाइज टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुक ऑफ द आर्ट डज नॉट डील विद वन ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटी। ये कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है ट्रेवल अकाउंट्स, बी है स्टोरी टेलिंग, सी है फैक्ट टेलिंग और डी है प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज। तो इसमें देखिए इसमें हमें क्या देखना था, डज नॉट डील, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज। इसका आंसर नंबर डी सही है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन है, हमें क्या लिखना है, इन क्वेश्चंस का हमें दे देना है क्लोज मीनिंग का मतलब है या तो सिनोनियम लिखा होगा या नियरेस्ट मीनिंग या क्लोजेस्ट मीनिंग, मतलब इसका हमें सेम मीनिंग या पर्यायवाची इसका ढूंढना है। ये लिखा है मॉडरेट, MODERAT, मॉडरेट का देखिए हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए है नॉट एक्सट्रीम, बी है कंप्रोमाइजिंग, सी है आइडियलिस्टिक या फिर डी है सुपरफिशियल। तो इसका हम देख रहे हैं मॉडरेट, देखिए मॉडरेट का है नॉट एक्सट्रीम, इसका हो जाएगा नियरेस्ट मीनिंग। नेक्स्ट है देखिए इसका भी हमें मीनिंग ढूंढना है, इम्प्रोप्राइटी का मीनिंग क्या है। ऑप्शन नंबर ए है, चाहे तो आप इसको वन वर्ड समझिए, वैसे है सब वोकेबलरी में आ रहा है। आप देखेंगे कि कम से कम 70% हिस्सा हमारे क्वेश्चन पेपर्स का वोकेबलरी से कवर होता है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो हमें इनका या तो रूट वर्ड्स याद होने चाहिए और मीनिंग याद होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए स्टेट ऑफ कंफ्यूजन एंड केओस, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन एंड केओस। बी है एक्शंस दैट आर लीगली अनसस्टेनेबल, सी है अनलॉफुल एक्टिविटीज और डी है एक्शंस दैट आर मॉरली रॉन्ग। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, एक्शंस दैट आर मॉरली रॉन्ग। देखिए ये अनौचित्य या अनुचित व्यवहार इसका मतलब है। देखिए हैं तो सारे सेम ही लग रहे हैं, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन एंड केओस जो है एक्शन दैट लीगली अनसस्टेनेबल है, अनलॉफुल एक्टिविटीज लग रहे थे, लेकिन एक्शन दैट आर मॉरली रॉन्ग, जो कि मॉरली रॉन्ग होते हैं। जरूरी नहीं कि जो मॉरली रॉन्ग है वो अनलॉफुल हो, तो इसलिए इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए है बिजार, इसमें डबल आर है लेकिन ये दोनों आर साइलेंट ही होते हैं मोस्टली, अगर सही से पढ़ें। ये है बिजार, तो इसका क्या है? ऑप्शन नंबर ए है देखिए इमेजिनरी, बी है नॉन एग्जिस्टेंट, सी है एक्सट्रीमली पैथेटिक, डी है वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल। अब नेक्स्ट है देखिए असिडुअस, इसका क्या मतलब होता है? स्ट्रम सील या डिलीजेंट होता है। देखिए कई बार आया है ये भी, और इसके जो पर्यायवाची होते हैं मतलब सिनोनिम्स कई बार आते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अनएग्जियस, बी है डिफरेंट टू वंस सराउंडिंग्स, सी है वर्किंग हार्ड एंड टेकिंग ग्रेट केयर, डी है टू मच वरीड अबाउट वंस हेल्थ। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, वर्किंग हार्ड एंड टेकिंग ग्रेट केयर। नेक्स्ट है हमारा देखिए कई बार आता है, कई बार रिपीट हुआ है, ये है इग्नोमिनी। इसका ऑप्शन नंबर ए है स्टेट ऑफ डिसऑर्डर, बी है लॉस ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, सी है पब्लिक शेम या फिर डी है डिसअपॉइंटमेंट। तो इसका देखिए इसका है पब्लिक शेम, इसका मतलब होता है मान हानि। कई बार ये आया है। देखिए नेक्स्ट है द करेक्ट स्पेलिंग इज, ये कई तरह से आएंगे, या तो लिखा है इनकरेक्ट स्पेलिंग इज, द करेक्ट स्पेलिंग इज, इस तरह से आएंगे। तो हमें देखना है कि किस चीज की स्पेलिंग है। देखते ही अगर समझ में मतलब अगर 4 रॉन्ग हैं तो हमें समझ जाना चाहिए किस चीज की स्पेलिंग है। ये है देखिए अगर इसे देखा जाए तो परजर्वियरेंस की स्पेलिंग है ये, इसका मतलब होता है दृढ़ता, लगन या दीर्घ प्रयास, जैसे इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, जो हम पढ़ाई में अनवरत लगे रहते हैं उसका मीनिंग होता है। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर क्या सही है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, PERSERVERANC, परजर्वियरेंस। कई बार आता है, ये पढ़ाई से भी संबंधित है तो याद कर लीजिएगा इसको, परजर्वियरेंस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए करेक्ट स्पेलिंग क्या है। इसमें ये 4 ऑप्शंस दिए हैं, 3 रॉन्ग हैं और इसमें भी 1 सही है। तो स्पेलिंग हमें समझ आ रही है। जहाँ तक हम देखा जाए हैमरेज की स्पेलिंग है, हैमरेज की स्पेलिंग क्या होती है? हैमरेज क्या होती है? जैसे ब्रेन हैमरेज हो गया, इस तरह से बोला जाता है ना।
तो इसकी है ऑप्शन नंबर ए है HAEMORHAG, ये तो गलत है। बी भी गलत है, डी भी, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए HAEMORRHAG बहुत कॉमन, देखिए कुछ स्पेलिंग्स बहुत कॉमन आती है लेकिन हम उन पर ध्यान ही नहीं देते कि क्या इसकी स्पेलिंग रहेगी। जैसे डायरिया है, हेमरेज है, इस तरह की स्पेलिंग्स, ऑमलेट है, इस तरह की भी आती हैं, कई बार रिपीट होती हैं ये, लेकिन हम ध्यान नहीं देते। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, HAEMORRHAG, हेमरेज। फिर से देखते हैं ना, द करेक्ट स्पेलिंग इज, ये अकोमोडेट या अकोमोडेशन की स्पेलिंग है, आप जानते होंगे है ना। तो अकोमोडेट की स्पेलिंग सही क्या है, पहले हम ना, अगर हमें लर्न है तो हम अपने मन में बोल के देख लेते हैं स्पेलिंग, या फिर लिख के देख लेते हैं, ये भी तरीका होता है। ACCOMMODAT, कहाँ पे लिखा है ACCOMMODAT, अकोमोडेशन, सॉरी अकोमोडेट, ये है देखिए, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। नेक्स्ट है देखिए, द करेक्ट स्पेलिंग इज, फिर से क्या है, 3 आर रॉन्ग एंड 1 इज राइट। तो हमें क्या देखना है, किसकी स्पेलिंग है ये स्पेलिंग है एफ्लोरेसेंस की स्पेलिंग है। तो इसका क्या होगी स्पेलिंग है, EFFLORESCENCE, ये इसकी स्पेलिंग है। ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ सारी पढ़ के मैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। लिख के देख लीजिए, या तो अगर हमें याद आ जाती है कि किसकी स्पेलिंग है ये, या फिर मन में बोल के देख लीजिए तो याद आ जाती है अगर आपने लर्न की है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। देखिए चैनल पे अगर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, एक कमेंट जरूर प्यारा सा छोड़ करके जाइए कि क्या मतलब आपके लिए वीडियो यूजफुल रही और कितने आपके मार्क्स बैठे। थोड़ा सा मेहनत करते हैं ना तो एक व्यू पे एक कमेंट और एक लाइक तो बनता ही है प्लीज। अब देखिए नेक्स्ट है, द करेक्ट स्पेलिंग इज, फिर से है ये ऑप्शन सी में ए है REMINESC, रेमिनिसेंट नहीं, ये स्पेलिंग है रेमिनिसेंट की। तो क्या होता है उसकी स्पेलिंग, REMINISCENT। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो गया है, रेमिनिसेंट, इसका मतलब याद कराने वाला। मैंने अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हमें इसमें क्या फिल करना है, वर्ब या फिर फ्रेज इसमें फिल करना है, और हमें इसमें ध्यान रखना पड़ेगा इनके टेंसेस का। सबसे बड़ी बात यही है कि इसके टेंसेस का याद रखना पड़ेगा और वर्ब की फॉर्म उसी के अकॉर्डिंग आएगी। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा, हार्डली डेस रीच्ड हर होम व्हेन द रेन स्टार्टेड। तो इसमें क्या आएगा, ऑप्शन ए है शी, ऑप्शन बी है हैड शी, सी है डिड शी, एंड डी है शी हैड। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही आएगा, हैड शी, हार्डली हैड शी रीच्ड हर होम व्हेन द रेन स्टार्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉस वांटेड टू नो डैश डन द जॉब। ऑप्शन नंबर ए है हाउ आई हैड, बी है दैट हाउ हैड आई, सी है हाउ वुड आई हैव, डी है हाउ हैड आई। तो देखिए वांटेड क्या हमें लग रहा है पास्ट टेंस में भी है, कोई सा भी टेंस हमें पता चल जाना चाहिए। तो इसमें आएगा द बॉस वांटेड टू नो हाउ आई हैड डन द जॉब। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आई विश डैश अ किंग। ऑप्शन नंबर ए है वर, बी है वॉज, सी एम और डी शैल बी। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा, आई विश आई वर अ किंग, क्योंकि इसमें इच्छा जाहिर की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है, डोंट गो नियर द वॉटर चिल्ड्रन शी सैड। तो इसमें हमें पहले ये समझ आना है कि इसमें क्या कहा जा रहा है, किसी को सजेशन दिया जा रहा है या फिर कमांड दी जा रही है या फिर जनरली कहा जा रहा है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है शी सजेस्टेड दैट द चिल्ड्रन शुड नॉट गो नियर द वॉटर, बी है शी आस्क्ड द चिल्ड्रन दैट दे मे नॉट गो नियर द वाटर, सी है शी अर्ज्ड द चिल्ड्रन दैट दे माइट नॉट गो नियर द वाटर, डी है शी वार्न्ड द चिल्ड्रन नॉट टू गो नियर द वाटर। तो इसमें देखिए कोई बड़ा है बच्चों को डांट रहा है एक तरह से या वार्निंग दे रहा है, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर डी सही है, शी वार्न्ड द चिल्ड्रन नॉट टू गो नियर द वाटर। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो गया है। हमें पहले ये समझना चाहिए पहले तो कि उसमें क्या पर्पस क्या है कहने वाले का, ठीक है।
देखिए जब मैंने पर्पस बनाया ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, ही सैड प्लीज गिव मी अनदर चांस। ऑप्शन नंबर ए है ही सैड पोलाइटली दैट ही मे बी गिवन अनदर चांस। बी है ही बेग्ड देम टू गिव हिम अनदर चांस। सी ही रिक्वेस्टेड इफ ही कैन बी गिवन अनदर चांस। डी है ही रिक्वेस्टेड इफ ही कुड बी गिवन अनदर चांस। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी है ही बेग्ड, BEGGED बेग्ड देम, उसने उनसे क्या की, प्रार्थना की, टू गिव हिम अनदर चांस। देखिए क्वेश्चन है हमारा द मीनिंग ऑफ द एडियम अ ब्रोकन रीड इज। ये एडियम आ गया, इसका मीनिंग आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है फ्यूटाइल एफर्ट, बी है रेयर, सी है अनरिलायबल और डी है अ सडन ग्रेट शॉक। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, अनरिलायबल, अविश्वसनीय। नेक्स्ट देखिए द मस्क्यूलिन जेंडर ऑफ गूज इज। मस्क्यूलिन जेंडर बताना है हमें किसका, गूज का। ऑप्शन नंबर ए है ड्रोन, बी ड्रैक और सी है जेंडर और डी है नन ऑफ अबव। तो देखिए इसका जो है मस्क्यूलिन जो है किसका, गूज का हो जाएगा जेंडर। देखिए जेंडर और जेंडर, जेंडर और जेंडर में आप डिफरेंस कीजिएगा, GENDER जेंडर है ये, और इसका वाला ये जेंडर होता है कि डिफ्रेंशिएट करना, जेंडर पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, वेलिंग है, इस तरह का। और इसका गूज का क्या हो गया, GANDER। ठीक है, इसका हमें क्या ढूंढना था, मस्कुलिन या फिर अपोजिट ही कह लीजिए एक तरह से इसका। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू नरेशन। नरेशन के बारे में है, देखिए इसमें सेंटेंस ढूंढना है। देखिए इसको पढ़ेंगे हम, नोट करेक्ट, 3 करेक्ट हैं, 1 इनकरेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए है हमारा इन चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच अ सिंपल प्रेजेंट बिकम्स अ सिंपल पास्ट, ये तो सही है। द शैल ऑफ द फ्यूचर टेंस इज चेंज इनटू शुड, ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है द विल ऑफ द फ्यूचर टेंस इज चेंज इनटू शैल एंड शुड, क्या ये सही है। अब ऑप्शन नंबर डी है द प्रोनाउंस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच आर चेंज्ड वेयर नेसेसरी। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, मतलब ये ऑप्शन गलत है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर सही है नरेशंस के बारे में। ठीक है, अब है देखिए इन द फॉर्मेशन ऑफ नाउन फ्रॉम वर्ब्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अब इसमें देखिए देखना है कि इससे वर्ब से जो नाउन बनते हैं इसमें कौन सा फॉर्मेशन गलत है, ये दिया गया है। देखिए ये ऑप्शन नंबर ए है, ये एब्डिकेट दिया है, तो इसका नाउन एब्डिकेशन बना है, क्या ये सही है। ऑप्शन नंबर बी है एब्डिकेट, एब्डक्शन बना है, इसका ये नाउन है, ये वर्ब है इधर। सी है अडोप्ट, है अडोप्ट करना, ये अडोप्शन बना है, ADOPT अडोप्शन, ये अडोप्शन आप जो इसको प्रोनाउंस करते हैं। डी है अफेक्ट और ये अफेक्शन बना है। तो देखिए इसमें वैसे जो ऑप्शन आयोग ने माना है वो माना था ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लेकिन ये भी सही है, बी भी सही है। अगर ये अलग अलग आते हैं तो ये भी इसका सही है, इसका मतलब होता है पद त्याग देना। ठीक है, ये तो बन गया क्रिया वर्ब, पद त्यागना, और ये पद त्याग, इस तरह से बन गया। ठीक है, ये तो है तो एब्डिक्शन भी सही, लेकिन ऑप्शन नंबर इसका एब्डक्शन, ABDUCT एब्डक्शन इसका रॉन्ग आंसर है। ठीक है, वैसे ये दोनों ही सही हैं इनसे बनने वाले, लेकिन इसमें इसको रॉन्ग माना है। मोस्टली जो लिखा जाता है एब्डिक्शन लिखा जाता है नाउन के फॉर्म में, एब्डिकेट को। ठीक है, अब देखिए ये ऑप्शंस हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज करेक्ट स्पेलिंग। इसमें देखिए इसका मतलब 3 चीजें रॉन्ग हैं, उसमें 1 सही है। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है RENDEZVOUS है, बी है RENDAU है, सी है RENDAWOOS और डी नन ऑफ अबव। देखिए ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है, रैंजवर्स इसको पढ़ा जाता है, इसमें डी साइलेंट होता है, तो इसका मतलब होता है पूर्व निश्चित समय पर मिलना। ये 2-3 बार तो रिपीट हुआ ही है। अब नेक्स्ट है देखिए हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू नरेशन। नरेशन के रेफरेंस में कौन सा करेक्ट नहीं है, यानी कि 3 इसमें करेक्ट है और 1 इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए है व्हेन द रिपोर्टिंग इज इन द प्रिंसिपल वर्ब इन द पास्ट टेंस ऑल प्रेजेंट टेंसेज ऑफ द डायरेक्ट आर चेंज इनटू द
कोरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस। फिर बी है इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट टेंस द टेंसेज ऑफ द डायरेक्ट स्पीच डू नॉट चेंज। सी है द प्रोनाउंस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच आर चेंज वियर नेसेसरी। ऑप्शन नंबर डी है वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस इन द टाइम और प्लेस नेवर चेंज। तो इसका ऑप्शन नंबर डी ही रॉन्ग है, मतलब इसका आंसर सही हमारा डी है और ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग है। किसके बारे में? नरेशंस के बारे में। हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं देखिए मोस्ट क्वेश्चन ही मैं करा रही हूँ, अदरवाइज नहीं करा रही हूँ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है इन द एक्सप्रेशन टीचिंग इज अ साइंस द अंडरलाइंड वर्ड इज। ये देखिए इन द एक्सप्रेशंस टीचिंग इज अ साइंस, टीचिंग इज अ साइंस एक सेंटेंस है, तो इसमें टीचिंग जो अंडरलाइन किया हुआ है क्या है? ऑप्शन नंबर ए वर्बल नाउन है, बी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सी है कॉन्क्रीट नाउन है, या फिर डी नन ऑफ अबव। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए सही है, ये वर्बल नाउन है। टीच मीन्स वर्ब होता है पढ़ाना, तो ये टीचिंग पहले ही नाउन की जगह यूज हुआ है, तो ये वर्बल नाउन हो गया है। ठीक है, टीच में आईएनजी जोड़ दिया है और यहाँ पे कोई नाउन और नहीं है, तो नाउन की तरह से वर्बल नाउन है ये। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है हमारा विच स्टेटमेंट इज नोट करेक्ट। हमें नोट को देखना है, नोट करेक्ट विद रेफरेंस टू प्राइमरी ऑक्सिलरी, यानी कि 3 सही है और एक इसमें गलत है, हमें ये ढूंढना है। फर्स्ट मतलब ए है प्राइमरी ऑक्सिलरीज मे बी यूज्ड इंडिपेंडेंटली एज प्रिंसिपल वर्ब्स इन सम केसेस। ठीक है, बी है प्राइमरी ऑक्सिलरीज मे चेंज अकॉर्डिंग टू पर्सन नंबर एंड जेंडर। फिर सी है प्राइमरी ऑक्सिलरीज मे बी यूज्ड एज in finite forms of the verb if to precedes them। फिर ऑप्शन नंबर डी है the sole purpose of primary auxiliary is to demonstrate the super segmental feature of expression। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर डी गलत है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है डी सही है, लेकिन किसके बारे में? प्राइमरी ऑक्सिलरी के बारे में, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट पर्सनल प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव। देख हमें क्या देखना है? एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट पर्सनल प्रोनाउन। ऑप्शन नंबर ए है दे, बी है वन अनदर, सी है माई सेल्फ, डी है टू माई सेल्फ। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, टू माई सेल्फ। क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज ग्रामेटिकली करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए है वी रेयरली सी अ लॉयन, बी है वी स्कैरली सी अ लॉयन, सी है ही प्लेड गुड, डी है ही लिव्स मिजरीली। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, वी रेयरली सी अ लॉयन। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, यानी कि 3 करेक्ट है, 1 इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए है इसमें राइट इन इंक, बी है ही थ्रू द स्टिक इन टू द रिवर, सी है वी वेंट नियर द स्टेशन, डी है ही वॉज अ फेवरेट विद हिज फ्रेंड्स। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी रॉन्ग है, वी वेंट नियर द स्टेशन, अगर ये नियर बाय होता तो ये सही होता। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स मिसमैच्ड। कौन सा पेयर मिसमैच हो रहा है? देखिए सिंपल प्रीपोजिशन आफ्टर है, बी है ऑप्शन कंपाउंड प्रीपोजिशन ऑफ है, सी डिसगाइज्ड प्रीपोजिशन ए एंड ओ है, या फिर डी है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन इन लेयर्स ऑफ है। इसका मतलब होता है के पहले या के बदले। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा क्या रॉन्ग है? डी, डी हमारा मिसमैच है, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन नहीं है ये, इन लियर्स ऑफ। देखिए क्वेश्चन है कई बार रिपीट हुआ है, बहुत कॉमन है, लेकिन इसमें फिर भी हम गलती करते हैं क्योंकि हम ध्यान नहीं देते हैं शुरू से ही। है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए है योर सिंसियरली। आपको पता है आपने क्या एप्लीकेशंस वगैरह लिखी होंगी तो उसमें लिखते हैं ऑप्शन नंबर बी योर सिंसियरली, देखिए इसमें कॉमा लगा है अपोस्ट्रोफ एस, सी है योर सिंसियरली, डी है योर सिंसियरली। तो इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही है, योर सिंसियरली। कितना कॉमन सा क्वेश्चन है, लेकिन हम रॉन्ग कर देते हैं क्योंकि ध्यान नहीं देते हैं उसको।
तो इसमें याद रखिएगा इसको।